देखिए, इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे कर्व होते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं उन कर्वों को रिवाइज कराऊं तो सबसे पहला जो कर्व है उसका नाम है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व क्या कहता है? वो बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी उस देश की जब उसकी जीडीपी इस लेवल पर हो जाएगी कि उसके बाद से जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो इनइक्वालिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या? स्टार्टिंग में जीडीपी बढ़ रही थी और इनइक्वालिटी भी बढ़ रही थी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, एक ऑप्टिमल कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद से जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन इनइक्वालिटी नहीं बढ़ती है। इसको हम लोग कहते हैं कुजनेट्स कर्व। इसी का एक और फॉर्मेट होता है जो कि होता है इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व। ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टार्टिंग में जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, किसी देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण की क्षति है, वो बहुत तेजी से होगी। ठीक है? और लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उस देश की अर्थव्यवस्था इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि उसके बाद से वहां के लोग इन्वायरमेंट के संरक्षण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करेंगे और लोग उस चीज पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है? तो एक ऐसे कंडीशन आएगी जिसके बाद से डेवलपमेंट तो होगा लेकिन इन्वायरमेंट का संरक्षण होना भी प्रारंभ हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यहां से कम हो जाता है। ठीक है? तो एक कुजनेट्स कर्व, एक इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व, दोनों ही उल्टे यू शेप का होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है? अगला कर्व देखो भाई, अगला जो कर्व है उसका नाम है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या कहता है? ये कहता है कि किसी देश में लोगों के बीच में वेल्थ का, संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, वितरण किस प्रकार से है। बात बहुत क्लियर समझना। लॉरेंज कर्व क्या कह रहा है? किसी समाज के अंतर्गत वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो इस बात को दर्शाता है। लॉरेंज कर्व पर बेस्ड एक इंडेक्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। चूंकि इसको लॉरेंज कर्व से ही डिराइव किया जाता है तो ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब है कि वह समाज, वह देश पूर्ण इक्वालिटी में रह रहा है। लेकिन अगर वो गिनी कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है कि वहां पर इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। ध्यान से समझना, अभी रिसेंट में वर्ल्ड बैंक ने भारत के संदर्भ में जो गिनी इंडेक्स है उसको जारी किया और यहां पर एक बहुत बड़ी बात बताई कि जो भारत है वो पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। किस चीज में? इनकम इक्वेलिटी में, आय की समानता में भारत जो है पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आ चुका है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देना कि वर्ल्ड बैंक ने जो गिनी कोफिशिएंट, जो गिनी इंडेक्स भारत के लिए बताया है वो कितना बताया। ठीक है? मैं गिनी कोफिशिएंट कह रहा हूं कि 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन जो गिनी इंडेक्स होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है, उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल सा फैक्टर है। ठीक है? अच्छा भाई, यहीं पर आप एक बात और समझो। इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आता है, उसको हम कहते हैं लेफर कर्व। लेफर कर्व क्या कहता है कि किसी देश का जो टैक्स रेट है और जो टैक्स रिवेन्यू है, देखो सरकार क्या करती है, आपसे टैक्स लेती है। अब सरकार ऐसा तो नहीं करती कि आपसे 70% का टैक्स ले रही है। सरकार आपसे 5% का, 12% का, 18% का, इस प्रकार के टैक्स रेट पर टैक्स लेती है। इसका कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम टैक्स रेट को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एक समय तक तो टैक्स रिवेन्यू बढ़ रहा होता है, एक समय तो कर राजस्व बढ़ रहा होता है। लेकिन अगर सरकार एक लिमिट से ज्यादा टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो उसके बाद या तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था वो चौपट हो जाएगी, जिसके कारण से टैक्स रिवेन्यू कम हो जाएगा, या फिर लोग टैक्स इवेजन या फिर टैक्स चोरी जैसे कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे और टैक्स देने से बचेंगे। फिर भी क्या होता है? टैक्स रिवेन्यू कम हो जाता है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब हम टैक्स रेट को बढ़ाते हैं, टैक्स रिवेन्यू बढ़ रहा होता है, लेकिन एक समय के पश्चात आप टैक्स रेट कितना भी बढ़ा लो लेकिन टैक्स रिवेन्यू कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो कर्व बनता है ये भी उल्टे यू आकार का बनता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है? इतनी बातें समझ गए? अच्छा, इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट कर्व और है, उसका नाम है फिलिप्स कर्व। जो फिलिप्स कर्व होता है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? ध्यान समझिएगा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि इन दोनों के मध्य में जो संबंध है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है? ध्यान समझिएगा आप लोग, ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है? अच्छा भाई, यहीं पर दो इंपॉर्टेंट कर्व एक बार और ध्यान से समझ लेना। एक कर्व जिसको हम लोग कहते हैं एंजल कर्व, दूसरा होता है रान कर्व। ठीक है? एंजल कर्व और रान कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंजल कर्व ये बताता है कि किसी देश में या फिर मैं कहूं किसी परिवार के अंतर्गत, ठीक है, अगर इनकम वहां पर बढ़ रहा है तो किसी वस्तु को खरीदने में उनका जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो कैसे होगा। जैसे कि मानो अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं सस्ते अनाजों की जगह पर थोड़े से एक्सपेंसिव और प्रीमियम क्वालिटी के अनाजों पर शिफ्ट करूंगा। ठीक है? तो ये मेरे कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है एंजल कर्व के माध्यम से। ठीक है? वहीं पर एक कर्व होता है, इसको हम कहते हैं रान कर्व। जो रान कर्व है ना, वो ये बताता है कि अगर सरकार, ठीक है ध्यान से समझिएगा, अगर सरकार
बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो क्या रिलेशन होगा उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का। स्टार्टिंग में तो क्या होगा भाई, सरकार स्पेंड करी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद अगर सरकार हद से ज़्यादा एक्सपेंड करेगी तो उसका नकारात्मक इंपैक्ट ये पड़ता है कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते, फ्री की आदी हो जाते हैं, और फिर उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन होना प्रारंभ कर जाती है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट कर्व थे इनको एक बार आप लोग ध्यान से समझ लेना। वर्ल्ड बैंक का जो गिनी कोफिशिएंट, जो गिनी इंडेक्स भारत के लिए जारी किया गया है, वो कितना है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है।